हाँ देखो बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की, ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग है ना। इस पे भी क्वेश्चन अपन अभी करते हैं। प्रॉपर्टी क्या, एक स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना के, और स्प्रिंग की जो लेंथ है उसका मल्टीप्लिकेशन है ना, के एल बराबर कांस्टेंट रहता है ना, के एल बराबर ऑलवेज कांस्टेंट। सर समझ में नहीं आया, बताता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे स्प्रिंग को छोटा करोगे, आप स्प्रिंग को काटते हो मान लो है ना, तो जैसे स्प्रिंग को काटेंगे है ना, तो एज एल डिक्रीजेस के इंक्रीजेस। एक पर्टिकुलर स्प्रिंग का जो के है, जैसे जैसे इसको काट के इसकी लेंथ कम करोगे वैसे वैसे के बढ़ता जाएगा। जैसे फिर क्वेश्चन करते हैं है ना, जैसे देखो एग्जांपल, इफ ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के is cut in 1:2 ratio, then spring constant of smaller part will be, ठीक है। स्मॉलर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, आ जाओ बेटा सॉल्यूशन। तो मैं बोल दूं ये है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है और लेंथ एल है, तो मैं बोल दूं पहले जो के एल था है ना, अब अपन 1:2 में बांटा अपन है, 1:2। तो क्या मैं बोल दूं ये लेंथ बढ़ गई, तो यहाँ पे पार्ट आ जाएगा L/3। इसका टुकड़े की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा L/3 एंड दिस वुड बी 2L/3। 1:2 में बांट दिया था L/3 और 2L/3, तो यहाँ पे के आ जाएगा बेटा इसका K1 और इसका के आ जाएगा K2 है ना। छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा दोनों का ही निकाल रहा हूँ मैं, है ना, पूछा तो ना स्मॉलर पार्ट का, दोनों निकाल रहा हूँ। तो बोल दूं एज वी नो, आप क्या जानते हो भैया, एज वी नो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू, तो जो पहले था प्रीवियस K इंटू एल वुड बी न्यू K इंटू एल, तो K1 इंटू L/3 और K2 इंटू 2L/3, ये तो पुराना वाला और नया वाला इक्वल कर दिया। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, तो L चल गया, तो K1 बराबर आ जाएगा बेटा 3K और K2 बराबर कितना आ जाएगा, बोलो K2 बराबर कितना आ जाएगा, K2 बराबर 3K/2। देख लो आप ये, तो K1 और K2 की वैल्यू हो गई, तो K1 बराबर 3K और K2 बराबर 3K/2। क्लियर है बेटा। तो जैसे जैसे टुकड़ा छोटा, तो देखो छोटे टुकड़े का ज्यादा आया, स्मॉलर पार्ट ये देखो L/3 लेंथ 3K आया, 2L/3 तो 3K/2 आया, ठीक है। तो जैसे जैसे स्प्रिंग छोटी होती जाएगी वैसे वैसे उसका K बढ़ता जाएगा। सर समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन बहुत है। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं स्प्रिंग पेंडुलम से जुड़ के, देखो जैसे अगला बोल देगा कि ये m मास का के स्प्रिंग कांस्टेंट के एक पार्ट से, के स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग से एक m मास लटका हुआ है, ठीक है। इसको डिस्प्लेस करके छोड़ा, इसका टाइम पीरियड T0 है, सारा बोल के बता दिया मैंने, इसका टाइम पीरियड T0 है। इफ स्प्रिंग इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स and parts are connected in parallel, then new time period, ठीक है, T dash will be A T dash is equal to T0, B T dash is equal to 2T0, C T dash is equal to T0/2 और D none। ठीक है, अपने को बताना है। आ जाओ, तो बोल दूं सॉल्यूशन में, तो पहले वाला T0 जो था बेटा वो 2π√m/k था क्या, ओके सर, ठीक है, ये इक्वेशन 1। नाउ ठीक है, इस K और L वाली को अपन ने 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, ये देख बेटा, ये K L 1:1, तो मैं बोल दूं ये 2 इक्वल टुकड़े कर दिए, तो बोल दूं ये L/2, ये L/2 है ना, तो यहाँ पे K1 ये K2, तो यहाँ से बोल दूं क्या K1 इंटू L/2 इज इक्वल टू K2 इंटू L/2 इज इक्वल टू K इंटू L, तो यहाँ से K1 बराबर K2 बराबर 2 के आ गए क्या दोनों, देखो
ये बेटा ये देखे ना यार, यहाँ से L से L कट जाएगा तो K2 भी 2 के आएगा और K1 भी 2, सही बात है ना, दोनों टुकड़े आधे आधे होगा तो दोनों के K डबल डबल आ जाएंगे, 2 के। ठीक साहब, तब आ जाओ यहाँ से कितना आ जाएगा, नया टाइम पीरियड T डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K इक्वलेंट 2K प्लस 2K, तो कितना आ जाएगा बोलो, तो 2 पाई अंडर रूट M अपॉन 4K, ये T डैश, तो यहाँ से T डैश बराबर आ जाएगा T नॉट बाई 2, ये आगे क्या टाइम पीरियड आता, तो मैं बोल दूं K डबल हो गए, तो एक तो डबल होगा और फिर पैरेलल में कनेक्ट होने से फिर ऐड हो गया, 4 गुना हो गया, क्योंकि पैरेलल में K ऐड हो जाता है, देखो K इक्विवेलेंट इन पैरेलल फॉर पैरेलल, ठीक है, अब पता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में K ऐड हो जाती है। तो स्प्रिंग के टुकड़े करके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जैसे 2 टुकड़े करे तो 2K और फिर 2 तो 2 का स्क्वायर आकर रूट अंदर, समझ गए। चले एक क्वेश्चन और करते हैं, इधर आ जाओ, ये पुराने क्वेश्चन उड़ा देते हैं अपन, ठीक है ना। ठीक सर, अब देखो अगला एग्जांपल, ठीक है, जैसे इसका n पार्ट का है ना, n पार्ट के लिए करते हैं। ये m मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, टाइम पीरियड T नॉट है। नाउ स्प्रिंग इज कट इन n आइडेंटिकल parts and parts are connected in parallel, then new time period T dash A, T dash is equal to T naught, B, T dash is equal to n T naught, C, T dash is equal to T naught by n naught, D, T dash बराबर T naught by रूट n। वैसे तो अपन लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे पिछले वाले में भी दिमाग लगा सकते थे, है ना। क्या दिमाग लगा सकते हैं, मैं बोल दूं आपने स्प्रिंग को काटा तो K बढ़ गया और पैरेलल में कनेक्ट करा तो और ही तगड़ा हो गया, तो बोल दूं सारे तगड़े होने की तरफ जा रहे हैं, तो मैं बोल दूं क्या, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, तो मैं बोल दूं टाइम पीरियड घट जाएगा, जल्दी राउंड होंगे, तो टाइम पीरियड घट जाएगा, तो लॉजिकली ये सब गए। देखो टाइम पीरियड घटना चाहिए, तो ये गया, ये बढ़ गया, तो इन दो में से एक क्लियर है, फिर सोल्व करना पड़ा, क्लियर है। तो ऐसे ही आ जाओ, तो बोल दो यहाँ पे भी n टुकड़े कर दिए आपने, तो K बढ़ता जाएगा और फिर पैरेलल में और बढ़ेगा तो ज्यादा आएगा, तो सॉरी टाइम पीरियड घट जाएगा, समझ गए, तो फास्ट मोशन होगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा। अब इन दो में से एक आंसर है, अब कितना आएगा, तो आ जाओ सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बोल दो क्या, ये देखो ये K L, ठीक है, n इक्वल पार्ट, तो मैं बोल दू सबकी लेंथ L बाई n हो जाएगी, अरे n इक्वल पार्ट्स, तो बोल दू सबकी लेंथ L बाई n हो जाएगी, तो मैं बोल दू अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ K डैश बराबर n के हो जाएगा, अरे यार L बाई के कर लोगे ना, K डैश इंटू L बाई n इज इक्वल टू K इंटू L, तो यहाँ से K डैश बराबर n के आ जाएगा ना, अरे बोलना बेटा लेंथ बाई n हो गई तो K इंटू n हो जाएगा ना, क्योंकि K इंटू L बराबर कॉन्स्टेंट होता है, तो जितनी लेंथ घटेगी उतना K बढ़ेगा। अब बोलो फॉर पैरेलल, है ना, अब सब कनेक्टेड इन पैरेलल ना, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फॉर पैरेलल बोलो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, सॉरी ऐड हो जाएंगे, तो K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस ये n के n टाइम्स, तो यहां से कितना आ जाएगा n के प्लस n के n बार, तो मैं बोल दूं ये n स्क्वायर के आ जाएगा, तो K इक्विवेलेंट n स्क्वायर के आ गया, क्योंकि सब तो n के हो गए और फिर n बार ऐड और हो गए, तो n स्क्वायर के आ गया ये, ठीक है। तो टाइम पीरियड बोलो T डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन n स्क्वायर के, और मैं बोल दूं दिस इज T नॉट बाई T डैश बराबर T नॉट बाई n, क्यों, क्योंकि ये देखो ना n स्क्वायर का रूट n आ जाएगा, और ये पुराना वाला टाइम पीरियड T नॉट है, तो T नॉट बाई n, क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई। तो ये T डैश बराबर T नॉट बाई n, तो सर ये सारी बात समझ में आ गई हमारे को, क्लियर है क्या बच्चों। ये तो ये हो गया स्प्रिंग को काटने पीटने का सर, तो स्प्रिंग को जैसे जैसे काटा जाता है तो स्प्रिंग की लेंथ घटती जाती है और K बढ़ता जाता है, ठीक है। चलो अब सर आगे, चलो आगे आ जाओ। अब देख बेटा ये तो हो गई ये सारी बातें, अब देखो स्प्रिंग का है ना, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग ड्यू टू इट्स ओन मास, ऑन मास। बेटा अब ये याद रखना, इसका डेरिवेशन अपन नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी रामायण है और अपने काम का भी नहीं है, ठीक है।
ये m मास की k स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग का खुद का मास है ना, और इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दे अपन, जैसे ये पकड़ के डिस्प्लेस करके छोड़, तो टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट m/3 मास है ना, m/k, ये m/3 मास लेते हैं उसका इक्विवेलेंट, ठीक है। सर एक एग्जांपल और कर दो, जैसे ये देखो, ये m मास की k स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग है और ये कैपिटल M मास है, ठीक है। इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बोलो, तो मैं बोल दूं क्या, ये t' पूछा है तो यहां से बोल दूं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन तो बोल दूं t बराबर 2 पाई अंडर रूट, बोलो टोटल मास कितना हो जाएगा, तो मैं बोल दूं स्प्रिंग के इक्विवेलेंट m/3 मास हो जाएगा अपॉन के, ये दिस इज आंसर, ये तो यहां से मैं बोल दूं 2 पाई अंडर रूट 4m/3 के, ये क्लियर है, ये m से m ले लेना, ये दोनों m से m है, ठीक है। तो m/3 स्प्रिंग के इक्विवेलेंट मास और m खुद का तो 4m/k, ये याद ही रख लेना बेटा अपने को, हालांकि तुम्हारे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है ना। चलो आगे आ जाओ, तो ये हो गया स्प्रिंग के खुद के वेट की वजह से, ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखो बेटा, एक इसमें अपन ये करते हैं, अगर अपन मास रिमूव कर दें देखो, अगर मैं तुम्हारे को बोलूं एक ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जैसे ये है ना, ये 2 मास है 1 kg एंड दिस इज 3 kg, ठीक है, 2 मास ये अटैच्ड है, ठीक है, ये क्या है, अब इसको डिस्प्लेस करके छोड़ा तो टाइम पीरियड जो अभी है ना बेटा, है ना, तो वो है 2 सेकेंड, ठीक है। तो इफ ए सिस्टम ऑफ टोटल मास 4 kg is performing SHM of time period t बराबर 2 सेकेंड is shown in diagram, now if mass 3 kg is removed, then new time period will be, अब अपने को नया टाइम पीरियड बताना, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, मैं नहीं दे रहा, ठीक है। चलो तो कम ज्यादा का ध्यान लगा लो कि अब मास अगर हटा दिया आपने तो मैं बोल दूं मास रिड्यूस हो गया तो फास्ट SHM होगा, तो टाइम पीरियड घटना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो आ जाओ, तो मैं बोल दूं टी डे पहले t0 2 सेकेंड बराबर कितना था, तो 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m कितना था बेटा, 4 kg था पहले, m/k, ठीक है, ये दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन। मास 4 था और टाइम पीरियड 2 था, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला नहीं लिखा t बराबर। अच्छा, अब न्यू टाइम पीरियड t डैश इज इक्वल टू 2 पाई और 3 किलो उड़ा दिया तो 1 kg रह गया, 1 kg/k, दिस इज द इक्वेशन 2। अब यहां कर दो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड करूंगा तो यहां से मैं बोल दूं ये t डैश अपॉन डिवाइड करा 2 आ जाएगा, t डैश अपॉन 2, ये डिवाइड करा 2 बाई से 2 बाई गया, k से k गया, तो मैं बोल दूं यहां से आ जाएगा 1/4 का रूट अंडर। ध्यान देना बेटा, ये t डैश ऊपर है तो 1 ऊपर आएगा, दिस एम्प्लाइज t डैश बराबर 1 सेकेंड। क्लियर है, आ गया कम टाइम पीरियड, सही बात है, थोड़े फास्ट राउंड होने लगेंगे क्योंकि मास रिड्यूस हो गया तो SHM जल्दी जल्दी परफॉर्म करेगा। सर समझ में आ गया, चलो आगे आ जाओ। तो ये बातें हो गई तो ये SHM। अब देखो बेटा, थोड़ा सा इसमें अपन एक लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, अब थोड़े से एक हाईफाई क्वेश्चन करते हैं। ये तो सारे बेसिक क्वेश्चन हो गए, इसमें एक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हाईफाई क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। या पहले कंसेप्ट, चलो पहले कंसेप्ट पढ़ लेते। इधर देखना बेटा, एक एग्जाम आप एक्सरसाइज 2 जब करोगे तो 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे डिटेच, उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ये डिटेच, मतलब एक पार्टिकल डिटेच फ्रॉम दूसरे, मतलब एक क्वेश्चन देके समझाता हूं, सुनना। जैसे ये है कंसेप्ट, ध्यान देना बेटा, जैसे 1-2 क्वेश्चन बताता हूं मैं। ये m मास का पार्टिकल, इसके ऊपर m रखा है, ठीक है, ये स्मॉल m, मान लो ये 2 पार्टिकल एक दूसरे पर रखे और अभी ये मीन पोजीशन है। अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो मैं बोलता हूं इसमें फोर्स लगेगा। इधर देखना बेटा, पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं फिर क्वेश्चन दूंगा। ये कैपिटल M और ये स्मॉल m, क्या मैं बोलता हूं इसको मैं डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो यहां पे एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, जो इसको एक्सेलरेट करेगा। तो जैसे ही यहां फोर्स लगेगा ये एक्सेलरेट होगा, और मैं बोलता हूं इसके ऊपर एक और पार्टिकल रखा है और इनके बीच में फ्रिक्शन है। यहां अरे बोलो फ्रिक्शन,
मतलब दिया है फ्रिक्शन है, मतलब चलो नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? तो मैं बोल दूं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये मास नीचे से निकल जाएगा और ये स्मॉल एम नीचे गिर जाएगा। तो बोल दो इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर देन दिस पार्टिकल कैपिटल एम विल मूव एंड स्मॉल एम विल फॉल डाउन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है? तो वो वहीं का वहीं गिर जाएगा और ये निकल जाएगा। तो बोल दो जितना भी स्प्रिंग फोर्स है वो सिर्फ इस अकेले के काम में आएगा और ये एक्सेलरेट हो जाएगा। लेकिन इफ फ्रिक्शन इज देयर तो मैं बोल दूं यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा स्मॉल एम मास पे। अरे बोल मेरे बच्चे, ये फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा और ये जो आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसको एक्सेलरेट करेगा, और ये जो नीचे वाला कैपिटल एम ब्लॉक है बेटा इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा और लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। तो अपर ब्लॉक तेज होगा और लोअर ब्लॉक धीरे होगा, मतलब फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा दोनों को साथ चलाने के लिए। तो मैं बोल दूं जैसे इसमें फोर्स लगेगा तो ये एक्सेलरेट होने लगेगा, तो पीछे वाला इसको, ये ऊपर वाला इसको बोलेगा भाई तू धीरे हो, फिर ये इसको बोलेगा तू साथ चल, और अल्टीमेटली ये दोनों साथ चलने की कोशिश करेंगे। तो समझ गए? तो ये दोनों साथ मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ मूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये डिपेंड करेगा इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स पे। क्लियर है? तो इन दोनों का साथ चलना नहीं चलना इनके बीच में फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम रख पाया या नहीं रख पाया ऊपर वाला, ठीक है? अच्छा, अब मैं बोल दूं ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? ए मैक्सिमम ऑफ अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक। तो मैं बोल दूं उसको चला ही फ्रिक्शन रहा, तो मैं बोल दूं उसपे म्यू एम जी फ्रिक्शन लगेगा। ये देखे ना नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर ही तो होगा अपॉन स्मॉल एम, तो बोल दूं म्यू जी। तो अपर ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो म्यू जी होगा, क्योंकि वो खुद के वेट की वजह से फ्रिक्शन लगवा रहा है। क्लियर है? लोअर ब्लॉक का म्यू जी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें म्यू स्मॉल एम जी फ्रिक्शन है पीछे की तरफ अपॉन कैपिटल एम है, मतलब उसको रोकने का काम इतना फ्रिक्शन छोड़ो। तो अपर ब्लॉक पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो म्यू जी लग रहा है। तो क्या मैं बोल दूं जब इनको मैं खींचूंगा तो अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन म्यू जी या उससे कम हुआ तब तो ये साथ चल लेंगे, और जैसे ही म्यू जी से बढ़ने लगेगा ऊपर वाला साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसको इतना एक्सेलरेशन अलाउ नहीं कर रहा है। तो क्या मैं बोल दूं ऊपर रखे ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक से स्प्रिंग कनेक्टेड हो और ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन चला रहा हो तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम शुड बी म्यू जी और लेस देन म्यू जी टू मूव टुगेदर। तो वो पूछता है बताओ कितना डिस्प्लेस करूं इस पार्टिकल को या इस स्प्रिंग सिस्टम को, कितना डिस्प्लेस करूं, कितना एम्पलीट्यूड दूं कि अपर पार्टिकल डिटेच होने लगे। तो मतलब या कितना मिनिमम डिस्प्लेस दूं कि अपर पार्टिकल डिटेच होने लगे। तो डिटेच होने के लिए मैं बोल दूं कि जो ओमेगा स्क्वायर ए एक्सेलरेशन है वो म्यू जी से बड़ा होने लगे, इक्वल या बड़ा होने लगे, तो डिटेच होना चालू हो जाएगा, इक्वल पे चालू हो जाएगा, और जैसे ही ज्यादा होगा डिटेच हो जाएगा। बोलो बच्चों तो मिनिमम के लिए इक्वल आ जाएगा। सर समझ में आ गई है ना? या यूं पूछ लेता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ताकि डिटेच ना हो तो और ज्यादा अच्छा, ओमेगा स्क्वायर ए शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी। इक्वल तक डिटेच नहीं होगा, उसके बाद होने लगेगा, है ना, उससे ग्रेटर पे होने लगेगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सो दैट पार्टिकल विल नॉट डिटेच, ऐसा क्वेश्चन बनता है। इसी का ग्रेविटी में बना देता है, ये कंसेप्ट है बेटा, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन इसमें, है ना? ऐसे ग्रेविटी में बना देता है। देख कैसे बताता हूं, ये देखो, ये देख, ये एक है ना हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, ये स्प्रिंग है, ये एम मास रखा है, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है ना? अब इसको अपन ने, अब वो यही बोलता है कि भैया इसको डिस्प्लेस करके छोड़ा तो कितना एम्पलीट्यूड हो, ए इक्वल टू व्हाट, ताकि ये पार्टिकल डिटेच होने लगे। अब सुनना ध्यान से, जब अपन इसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो बोल दो जब ये नीचे होगा, जब ये नीचे लोअर साइड में होगा, यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जब ये इक्विलिब्रियम से लोअर साइड में होगा तो बोल दो ग्रेविटी नीचे लगेगी जी, बोलो, और ये वाला kx फोर्स ऊपर लगेगा। तो ये जो प्लैंक है या ये जो पेन है ये तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये mg नीचे आने की कोशिश करेगा, मतलब ब्लॉक नीचे आना चाहता है ऊपर, तो ये कांटेक्ट में ही रहेंगे। तो यहां पे डिटेच होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जी नीचे लग रहा है और ये ऊपर लग रहा है, तो कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा यहां तक। अब यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, सुनना ध्यान से बेटा, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो जी तो नीचे लग रहा है और kx भी नीचे लग रहा है, तो मैं बोल दूं इस पेन पे भी फ्रिक्शन, क्या नाम है, स्प्रिंग फोर्स नीचे लग रहा है और ये जी भी नीचे, इसका एक्सेलरेशन या mg भी नीचे लग रहा है। तो मैं बोल दूं ये धीरे होते होते एक समय आ जाएगा,
या यूं बोल दूं मैं, जब ये अपर एक्सट्रीम पे आएगा, अपर एक्सट्रीम पे, तो मैं बोल दूं अगर अपर एक्सट्रीम पे, इधर सुनना ध्यान से, अगर अपर एक्सट्रीम पे जो इसका एक्सेलरेशन जी है, अगर इस पेन का एक्सेलरेशन उससे ज्यादा हो जाए, है ना, दिस ए शुड बी ग्रेटर देन जी, तो जैसे ही ज्यादा हो जाए तो मैं बोल दूं ये अलग होने लगेंगे, क्योंकि ये मोमेंटली अपर एक्सट्रीम पे, मोमेंटली रेस्ट पे है, और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा तो इससे तेज ये चलेगा, तो दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन आ जाएगा। तो मैं बोल दूं अपर एक्सट्रीम पर जो सबसे ज्यादा चांस है अलग होने की वो है अपर एक्सट्रीम पर, क्योंकि अपर एक्सट्रीम पर स्प्रिंग अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगी इस पेन को, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो अगर जी से ज्यादा होने लगेगा तो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा और ये नीचे से निकल जाएगा पेन। लेकिन अगर ये जी या जी से कम हुआ पेन का एक्सेलरेशन तो ये दोनों टच होके ही चलेंगे। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, तो अब अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा, डिटेच वाले, है ना, एक दो क्वेश्चन लेते हैं और फिर और बात को समझते हैं, ठीक है? फिर अपन थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, पहले फ्रिक्शन वाला लेता हूं, ये जैसे डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है? क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम सो दैट नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट विल बी देयर। इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो मैं बोल दूं जैसे मैं इसको आगे डिस्प्लेस करूंगा, अरे जैसे मैं इसको आगे डिस्प्लेस करूंगा 3 kg को, तो बोल दो यहां पे फोर्स लगेगा और यहां पे फोर्स लगेगा, तो ये दोनों अलग अलग, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है, जिसको जो फ्रिक्शन चला रहा है, और इसको के एक्स फोर्स, तो मैं बोल दूं अगर इसका एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन म्यू एक्स, पहले इधर देखो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक with which it can move, है ना, इज, बोलो कितना आ जाएगा? तो मैं बोल दूं ए मैक्सिमम बराबर म्यू जी, अरे बोलो अभी बताया था ना मैंने, क्योंकि अरे यार यूं कर लेना, म्यू एम जी अपॉन एम, ये देखो ना यहाँ पे, ये देख इस 1 kg पे नीचे एम जी फोर्स लग रहा है, स्मॉल एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन भी स्मॉल एम जी होगा, है ना, इक्वल होंगे ये, और यहाँ फ्रिक्शन कितना होता है? तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है, तो जैसे ही मैं म्यू एन करूंगा म्यू एम जी आ जाए, तो यहाँ से एम से एम कट गया, म्यू जी, ये बता दिया था मैंने अभी तेरे को। तो अपर ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी होता है। अरे बोल आवाजा कितना आ रहा है? म्यू जी, म्यू 0.2 दिया है और जी 10 होता ही है, तो 0.2 × 10, तो ये आ जाएगा कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये, तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, इससे तेज ये चल नहीं सकता, ठीक है? तो ये आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब आ जाओ इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो मैं बोल दूं ए सिस्टम, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? kx बाई एम टोटल, ए kx फोर्स हो गया ना, स्प्रिंग फोर्स अपॉन एम टोटल, स्प्रिंग फोर्स अपॉन एम टोटल, एंड दिस इज, बोलो ए सिस्टम इज इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा? ये स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा? तो kx वही तो पता करना है, kx या ka एम्पलीट्यूड ए, है ना, kx अपॉन एम टोटल। तो बोल दूं इफ ए सिस्टम इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी, इधर देखो ये है ना, देयर वुड बी नो रिलेटिव मोशन, देयर वुड बी नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो मैं बोल दूं क्या, और ये ए सिस्टम कितना आ जाएगा? बोलो के ए, है ना, ये के ए
है ना, तो के ए सिस्टम मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम के ए अपॉन एम टोटल शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी। ये जो एक्सेलरेशन आएगा सिस्टम का कब मैक्सिमम आएगा, जब एम्पलीट्यूड पे होगा। तो ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है म्यू जी है, उससे उस कम या उसके इक्वल होना चाहिए। बोलो क्या कितना है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया बेटा, है ना 100 दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट रखो 100, एम टोटल 4 किलो, तो यहां से रख दूं मैं 100 ए अपॉन 4 kg इज लेस देन इक्वल टू म्यू। म्यू कितना है 0.2 और जी कितना है बेटा 10, तो ये आ जाएगा कितना 2, ये बताया था अभी मैंने, है ना 100 अपॉन 4 ए, तो यहां से मैं बोल दूं ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अरे देखो 8 सेंटी सॉरी हाँ 2 सही है ना, 8 सेंटीमीटर आ रहा है ये। बोलो है ना, ये ओमेगा स्क्वायर है, सही करा ना मैंने, ये के 100 दिया है, एम 4 किलो है, ठीक है, ये बिल्कुल ओके, म्यू 0.2 ही तो है, ठीक सर बिल्कुल ओके, ठीक है ना। तो यहां से 8 सेंटीमीटर आ गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 या 8 से कम, तो मैं बोलता हूं मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आंसर है आपने जो पूछा है। तो डिटेच होना समझ में आया बेटा, जब सिस्टम का एक्सेलरेशन म्यू जी से भी ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ छोड़ देगा, तो तू उतना ही एम्पलीट्यूड दे तेरे इस स्प्रिंग सिस्टम को ताकि ऊपर वाला साथ न छोड़े। सर समझ में आ गया, चलो आ जाओ अगला। अगला जो एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखो अब देखो एक ये वाला कर देते प्लैंक वाला, बहुत है 2 क्वेश्चन। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा किस पे, एक पेन पे, ठीक है, और इसका के दिया है मैंने कितना, के बराबर 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये के दिया है ना। ये अब देखो क्वेश्चन क्या है, सिस्टम शोन इन डायग्राम, शोन इन डायग्राम है ना, इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शोन इन डायग्राम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ SHM so that block will not detach from this horizontal platform, from this horizontal platform, ठीक है, विल नॉट डिटेच फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, ये एक सिस्टम बताया, 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, इस स्प्रिंग पर रखा है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझा दिया था, है ना, ये 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो मैं बोल दूं ये अपर एक्सट्रीम पर ही अलग होगा तो ये बेटा ये सॉल्यूशन है येलो वाला, तो मैं बोल दूं अपर एक्सट्रीम पर, और नीचे जी लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन सिस्टम का ओमेगा स्क्वायर ए जो होता है, ए बेटा एक्सेलरेशन कितना था ये, जब अपर एक्सट्रीम पे है ना, ये एम्पलीट्यूड ए पे है ना, एक्स बराबर ए पे एम्पलीट्यूड पे है ना, ये मोमेंटली जब रेस्ट पे आएंगे, तो मैं बोल दूं ओमेगा स्क्वायर ए जब जी से ज्यादा होने लगेगा, तो मैं बोल दूं है ना, कंडीशन फॉर डिटेच, कंडीशन फॉर डिटेच, बोल दूं ए है ना शुड बी ग्रेटर देन जी, अरे बोलो ज्यादा हो, है ना, और डिटेच कब तक नहीं होगा, जब तक इक्वल या उससे कम रहेगा। तो यहां से बोल दूं, और ए कितना आ जाएगा बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड, इस सिस्टम का ओमेगा स्क्वायर ए शुड बी ग्रेटर देन जी, है ना। वो उसने पूछा ब्लॉक विल नॉट डिटेच, तो बोल दूं नॉट डिटेच की कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर नॉट डिटेच, कंडीशन फॉर नॉट डिटेच की लिखो, डिटेच, ठीक है। तो मैं बोल दूं ए जो है स्प्रिंग का, है ना, पेन का, वो लेस देन इक्वल टू जी होना चाहिए, और ये है ओमेगा स्क्वायर ए शुड बी लेस देन इक्वल टू जी। तो यहां से रखो ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा, √k/m का स्क्वायर ए शुड बी लेस देन इक्वल टू जी। हाँ, यहां से कितना आ जाएगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा √k/m, √k आ जाएगा 200 अपॉन m आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ए पता करना है, लेस देन इक्वल टू जी, जी हो जाएगा 10, तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां से ए बराबर आ जाएगा बेटा 10/100
से कम या उसके इक्वल मीटर, तो बोल दो ए आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अरे देख लेना बेटा, ये के और के आ जाएगा 200, ये के 200, एम की वैल्यू 2 किलो रख दी तो 200 बटा 2, 100 का रूट 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर वापस 100, तो 100 उधर भेजा 10 बटा 100 मीटर या 10 सेंटीमीटर, तो बोल दूं ए मैक्सिमम आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तब तक डिटेच नहीं होगा, इसके बाद डिटेच होना नजर आने लगेगा आपको, अब अलग होना दिखने लगेंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन आने लगेगा। तो कंडीशन फॉर नॉट डिटेच विल बी 10 सेंटीमीटर या उससे कम एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम 10। तो सर ये तो बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट था। तो बेटा एक फ्रिक्शन फोर्स पे कंसेप्ट बता दिया और एक ये वाला कंसेप्ट बता दिया। ये तेरे मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 में तेरे को खूब नजर आएंगे, क्योंकि एग्जाम में खूब पूछा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई है। अब इसी में थोड़े से बारी लेवल के क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिसमें थोड़े से जेई लेवल वाले क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, ठीक है। ये देखो शानदार शानदार बेहतरीन, जिसमें थोड़ी सी एनर्जी भी मिक्स हो जाएगी, मोमेंटम भी मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जेई लेवल है ना, एग्जाम्पल IIT जेई लेवल, जेई लेवल। ठीक है, ये जेई लेवल के क्वेश्चन। ठीक सर, इधर देखना हो। देखो क्वेश्चन लिखो, है ना। एक ये है अपना स्प्रिंग सिस्टम, है ना। पहले इसको समझेंगे बेटा, उसके बाद फिर याद ही रख लेना। ठीक है, ये के, ये के, ये के, तीनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है। ठीक है, और ये एम मास का एक ऑब्जेक्ट है ना, ये अभी इक्विलिब्रियम में, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल है। ये 90 मत लिखो आप, 45 मतलब ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, इनिशियली system is in equilibrium, system is in equilibrium। ठीक है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में। नाउ मास m is slightly displaced in downward direction, है ना, बहुत कम। देन टाइम पीरियड ऑफ SHM, आपको SHM का टाइम पीरियड बताना। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो नया SHM का टाइम पीरियड। ठीक साहब, अब ये क्वेश्चन अपने पास थोड़ा सा अच्छा हाई लेवल का है ना। अब देखो, मैं अगर इसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर दूं, इधर देखना बेटा, डायग्राम बना रहा हूं, तो मैं ये बोल दूं क्या, ये देखो, ये जब नीचे आ जाएगा, है ना, ये x नीचे आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये थोड़ा m हटा रहा हूं मैं, समझ गए ना। ये क्वेश्चन नोट कर लेना आप, ये x नीचे डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या मैं बोल दूं, ये इस टाइप से खिंच जाएगी स्प्रिंग। ये देखो, ये तो जैसे ही नीचे डिस्प्लेस करा, ये देखो, ये x है ना, ये तो मैं बोल दूं ये वाली स्प्रिंग तो है वर्टिकल वाली, वो तो बिल्कुल सीधी सीधी x दब गई। तो मैं बोल दूं इस वाले जो m मास है, इसका FBD बना रहा हूं, ये m, तो एक तो ये वाली स्प्रिंग तो ये फोर्स लगा देगी kx, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो एक फोर्स तो सीधा सीधा kx ऊपर लग गया। अगर इफ दिस इज x, ये यहां देख, इफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज x, ये है ना, और बाकी दोनों तरफ कैलकुलेशन बिल्कुल सिमेट्रिक है। और चूंकि x बहुत कम है तो ये 45 भी मान लूंगा एंगल, अभी भी मैं ये भी 45 भी मान लूंगा, क्योंकि ये x इतना कम है कि एंगल चेंज नहीं मान रहा हूं मैं। ठीक है, ये और ये x है। ठीक साहब, ये हटा रहा हूं थोड़ा सा, है ना, ये दिखेगा नहीं तो मेरे को, ये 45। अच्छा, अब मैं बोल दूं ये बहुत स्मॉल है, तो ये इक्वल होगा, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस वुड बी द इलोंगेशन इन स्प्रिंग x डैश, और ये x है और ये 45 डिग्री है। ये थोड़ा सा देखना ट्राइंगल ढंग से, ये बड़ा करके इधर दिखा रहा हूं बेटा मैं, ये देख, ये यहां से बड़ा करके एनलार्ज फॉर्म में यहां दिखा रहा हूं। ये है यूं, ये वो मास है ना, ये x है, ये x डैश है, एंड दिस इज 45 डिग्री। अब दिख रहा है ये वो परपेंडिकुलर ही है, ये वो x डैश है। देखो तो इसको ध्यान से, इसको बड़ा करके यहां दिखाया, तो क्या मैं बोल दूं ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ये x का कंपोनेंट x डैश है, तो मैं यहां से बोल दूं x डैश बराबर x cos 45। ए बेटा, इन स्प्रिंगों में इलोंगेशन x नहीं होगा, तिरछी स्प्रिंगों में x तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं बोल दूं x cos 45 थोड़ा कम डिस्प्लेसमेंट आएगा स्प्रिंगों में, थोड़ा कम खिंचाव आएगा, ये भी x cos 45 होगा।
तो मैं बोल दूं दीज इलोंगेशन आर x cos 45, तो मैं बोल दूं यहां से ये आ जाएगा x by रूट टू, ये तो x by रूट टू खिंच जाएगी दोनों स्प्रिंग, और ये दोनों अपनी अपनी तरफ फोर्स लगाएगी। ये देखो ये कितना, ये फोर्स F डैश बराबर kx डैश, और इधर भी kx डैश, ये तो फोर्स भी kx डैश, और वो भी यूं होंगे, और इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ये रेड कलर से देख, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितने, kx डैश sin 45, वो भी kx डैश sin 45, एंड दीज आर कैंसिल टू ईच अदर, और दोनों ऊपर की तरफ ऐड हो जाएंगे। ये देखो, तो ये ऊपर वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे ये दोनों। कैसे, इसका भी cos 40, तो मैं बोल दूं kx डैश cos 45 उसका, और kx डैश cos, तो ट्वाइस ऑफ kx डैश cos 45, तो बोल दो ये ऊपर वाला कंपोनेंट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ kx डैश cos 45। ध्यान देना बेटा, एक तो इलोंगेशन दोनों में x by रूट टू यानी कि x cos 45 आया, और एक दोनों के फोर्स यूं तिरछे लगे तो उनका कंपोनेंट आया, तो दो बार cos 45 आ गया। तो यहां से लिख दो 2k x cos स्क्वायर 45, या यूं लिख दो, चलो x डैश आया x by रूट टू, ये तो कर लिया मैंने यहाँ। ये देखो ये और ये 1 by रूट टू और आ गया, तो बोल दो ये रूट टू होके कट गया। तो मैं बोल दूं उन दोनों स्प्रिंगों का नेट फोर्स kx आ रहा है, ट्वाइस ऑफ kx डैश cos 45 को सोल्व करूंगा तो kx आ रहा है, मतलब इन दोनों स्प्रिंग का जो तिरछा फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट k एक स्प्रिंग के बराबर आ गया। अरे दोनों स्प्रिंग का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका नेट kx के बराबर आ गया। तो मैं बोल दूं क्या सर, तो यहां से देखो बेटा, तो इसको थोड़ा तमीज से लिखूं तो 2kx cos स्क्वायर 45, क्योंकि x डैश cos 45 लिख देना x, तो यहां से 2kx by 1/2, तो ये आ गया kx, ये kx। तो मैं बोल दूं ये नेट फोर्स ऊपर की तरफ, और ये एक्सेलरेट होगा। तो यहां से देखो बेटा, तो ma नेट फोर्स बराबर 2kx है ना, और अगर मैं डायरेक्ट a बराबर लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2k by m, ठीक है x, या यूं बोल दो k इक्विवेलेंट 2 क्या गया, चल यूं लिख दे, तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, दोनों फोर्स ऊपर की तरफ है kx, तो 2 क्या गया, ये चल छोड़ यूं लिख, यूं लिख ma नेट फोर्स बराबर ma बराबर 2kx, तो यहां से a बराबर आ जाएगा 2k by m x। सर यहां माइनस तो आ ही रही, अरे वो तो माइनस तो आप अपन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे एक्सेलरेशन ऊपर है, तो जब वेक्टर लिखेंगे तो बोल दो डिस्प्लेसमेंट नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर है, तो कितना आ जाएगा a डैश। तो कंपेयर विथ a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2k by m का रूट, तो यहां से t बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m by 2k। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM, m अपॉन 2k का रूट अंडर। क्लियर है क्या, तो ये 2k की तरह बिहेव कर रही है, तो दिस स्प्रिंग सिस्टम बिहेव लाइक 2k, k इक्विवेलेंट बराबर 2k। एक स्प्रिंग तो सीधा सीधा kx फोर्स लगा रही है और एक का इक्विवेलेंट kx आ रहा है। सर मजा आ गया, ठीक है, चलो ये भारी था, आ जाओ और भारी आ जा। हाँ, थोड़ा सा एनर्जी को जोड़ते हैं। ये देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूट्स, ठीक है, एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a, ठीक है, एंड टाइम पीरियड t एंड टाइम पीरियड t when particle is at a distance x equal to root 3 by 2a from mean position, its kinetic energy is increased, है ना, जब वो रूट 3a by is increased, है ना, is increased by an amount
हाफ एम या 3/2 कर दो बाय एन अमाउंट 3/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब कैसे करी? बाय एन जर्क, बाय एन इंपल्सिव फोर्स, है ना, ड्यू टू एन इंपल्सिव फोर्स, ड्यू टू एन या यूजिंग एन इंपल्सिव फोर्स, है ना, एकदम जल्द से इंपल्सिव फोर्स, है ना, इंपल्सिव फोर्स। देन फाइंड आउट न्यू एम्पलीट्यूड, फाइंड आउट न्यू एम्पलीट्यूड। ठीक है, और SHM भाई, अब SHM ही है तो न्यू एम्पलीट्यूड बताओ, है ना बेटा। तब देखो, अच्छा क्वेश्चन है। तब देखो पहले डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं ये वाला m मास है, पार्टिकल स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका एम्पलीट्यूड A है, लेकिन अपन बात तब करते हैं जब ये कहाँ है बेटा, ये √3a/2 पे, √3/2a पे, है ना, ये x बराबर ये है, और अपन ने एकदम से जर्क दे दिया, है ना, J, और कितनी एनर्जी डाल दी इसमें, ठीक है, एनर्जी डाल दी अपन ने कितनी, प्लस हाफ 3/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, इतनी एनर्जी है, सॉरी, हाँ ये इतनी एनर्जी डाल दी। अच्छा आप सुनना, तो क्या मैं बोल दूं कि सुनो, पहले जो टोटल एनर्जी थी, पहले जो भी टोटल एनर्जी थी, यहां कुछ काइनेटिक होगी, कुछ पोटेंशियल होगी, मुझे क्या करना, जो भी पहले टोटल एनर्जी थी उसमें इतनी एनर्जी और ऐड हो गई। तो अब देखो मैं बोल दूं न्यू टोटल एनर्जी, न्यू टोटल एनर्जी, न्यू टोटल एनर्जी, है ना, विल बी, बोलो विल बी TE डैश इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर पहले थी, प्लस 3/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और आपने ऐड कर दी, ये देखो ये पहले थी और ये आपने ऐड कर दी, तो बोलो कितनी आ गई है, तो 3/2 प्लस 1/2 2 आ जाएगा, 2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज TE डैश, ये न्यू टोटल एनर्जी, और इसके लिए मैं लिख दूं हाफ m ओमेगा स्क्वायर a डैश स्क्वायर, ये न्यू एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ओमेगा नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, ना m बदला ना k बदला, आपने तो झर्क लगाया है ना, कोई मास वास थोड़ी ऐड करा है। तो 2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहां से m गया, ओमेगा स्क्वायर गया, ठीक है, तो यहां से a डैश बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 224, तो मैं बोल दूं ये 224 a स्क्वायर का रूट अंडर, और ये आ जाएगा बेटा 2 है। क्लियर है क्या, तो नया एम्पलीट्यूड आ जाएगा बेटा a डैश बराबर 2 है, तो मैं बोल दूं नया एम्पलीट्यूड इज डबल देन प्रीवियस एम्पलीट्यूड, तो पुराने एम्पलीट्यूड से डबल हो गया, क्यों, क्योंकि आपने जर से एनर्जी बढ़ा दी, लॉजिकली ज्यादा तो आना ही था, ठीक है, लेकिन डबल आ गया। सर कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। एक और देखो बेटा, देखो एक और क्वेश्चन देख, ठीक है, a particle perform SHM of amplitude A, its speed is tripled at an instant when it is at a distance x equal to 2a/3 from mean position, from mean position, then find out new amplitude, ठीक है। अब नया एम्पलीट्यूड बताना है, चला जाओ, है ना, पुराना एम्पलीट्यूड A है, इट्स स्पीड इज ट्रिपल्ड एट एन इंस्टेंट व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस x बराबर 3a/2, ठीक है साहब। तो पहले डायग्राम बना के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अपन, है ना, ये K M ये, ठीक है, ये जब 2a/3 पोजीशन पे, 2a/3, इसकी स्पीड जो भी थी, है ना, तो v डैश को इसको बढ़ा के क्या कर दी, v डैश बराबर
ट्रिपल 3v0, है ना, जैसे भी करी कर दी अगले ने, ठीक है, जर लगा के, कोई मास वास वगैरह कुछ, हाँ ना। तो अब मैं बोल दूं क्या, देखो v0 कितनी होगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू बाद में रख दूंगा, ये 2a/3, ये थी प्रीवियस स्पीड, क्योंकि हमें पता है एसएचएम स्पीड ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। नाउ v डैश बराबर थ्राइस ऑफ v0, ये नया एम्पलीट्यूड वाली बात हो गई, तो यहां से रख दो, और नया एम्पलीट्यूड, तो मैं बोल दूं ओमेगा तो चेंज हुआ नहीं, तो ओमेगा अंडर रूट ए डैश, नया एम्पलीट्यूड ए डैश मान लिया, ये नई स्पीड, न्यू स्पीड, तो नया एम्पलीट्यूड ए डैश माइनस उसी पोजीशन एक्स स्क्वायर, बेटा यहीं की यही स्पीड जो पहले v0 हुआ करती थी वो 3v0 हो गई, तो थ्राइस ऑफ दिस, तो v डैश ये आ गया इज इक्वल टू, ये x वो का वही, a चेंज हो गया जो मुझे निकालना है a डैश, और ओमेगा नहीं चेंज होगा क्योंकि ना m बदला ना k बदला, तो थ्राइस ऑफ ओमेगा, और पुरानी स्पीड थी a स्क्वायर, पुराना एम्पलीट्यूड a था, इनटू एक्स स्क्वायर। ये अब x की वैल्यू मुझे पता है 2a/3, a पुराना था, नया a डैश निकालना है, तो बोल दो ओमेगा गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये a डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां से a डैश बराबर आ जाएगा कितना, तो ये 9a स्क्वायर, ये माइनस और उधर आके आ जाएगा -8x स्क्वायर, ये देखो ना बेटा, ये 9a स्क्वायर, फिर ये -9 उधर आ गई है, ठीक है, का रूट अंडर, क्योंकि a डैश, तो यहां से a डैश बराबर कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर, अब -8x स्क्वायर, इसको करो 4a स्क्वायर बाई 9, ये का रूट अंडर, ये देखो ना बेटा 2a/3 रखा। अब यहां से देखो कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा, आ जाए यहां से, ये ऊपर आ जाएगा 81 माइनस 32 अपॉन 9 का रूट अंडर, और बाहर a, दिस इज a डैश, ये, और ये आ जाएगा 81, ये 49, तो ये आ जाएगा बेटा 49 का रूट 7, देख लो बेटा ये 7/3 है, आ रहा है मेरा, तो ये a डैश 7/3 है, 7a/3, क्लियर है क्या। तो ये नया एम्पलीट्यूड आ गया 7a/3, कुछ भी नहीं करा मैंने, तो नई v डैश बराबर थ्राइस ऑफ पुरानी v उसी जगह पर, तो x वो का वही, और एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। सर समझ में आ गई। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे बेटा जेई लेवल के, वो मैंने तेरे को कराने की कोशिश करी है। तो मेरी तरफ से स्प्रिंग पेंडुलम 100% कवर हो गया। अब अपन अगली टर्न पे बात करेंगे किसकी, सिंपल पेंडुलम की। किसकी बात करेंगे बेटा, सिंपल पेंडुलम की। तो मैंने जेई लेवल तक के भी क्वेश्चन करा दिए इसमें। अगले टर्न पे अपन स्प्रिंग पेंडुलम की बात, सॉरी सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। हाँ बेटा, अपनी स्प्रिंग पेंडुलम की बात चल रही थी। अब देख बेटा एक और बेहतरीन क्वेश्चन तो देखते हैं उसमें, है ना, देखना। देखो, इफ टाइम पीरियड of mass m attached with spring of spring constant K1 is T1। तो जब K1 से अटैच्ड है तो T1 टाइम पीरियड है, एंड time period is T2 when attached with K2। जब K1 से अटैच्ड है ना, विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K2। जब K1 से अटैच्ड है तो टाइम पीरियड T1 है, और जब K2 से अटैच्ड है तो टाइम पीरियड T2 है ना। नाउ, है ना, फर्स्ट नाउ स्प्रिंग, है ना, दोनों पूछे हुए मैं लिख रहा हूं, ये भी दोनों क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्प्रिंग आर कनेक्टेड पैरेलल एंड सेम ब्लॉक M is attached, same mass M is attached with this parallel combination, then new time period will be
न्यू टाइम पीरियड, देन न्यू टी विल बी, है ना, नया टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। अच्छा सेकंड में क्या है, आर कनेक्टेड पैरेलल की जगह इन सीरीज, है ना, फिर बाकी पूरा क्वेश्चन वही, है ना। आ जाओ, तो दोनों पूछे हुए क्वेश्चन एक एक साल, तो मैं तेरे को दोनों एक साथ ही करा देता हूं। देखो बच्चा, यहां पे पहली स्प्रिंग, ये मास m, ये K1, ठीक है, इसका टाइम पीरियड T1, ठीक साहब। फिर ये दूसरी स्प्रिंग, मास m, है ना, इसका टाइम पीरियड T2, ये K2। फिर दोनों पैरेलल में, ये मास m, ये K1, ये K2 एंड ये T डैश, इसका टाइम पीरियड T डैश, ठीक है। इसके SHM का टाइम पीरियड T1, इसका T2 और इसका T इफेक्टिव, ठीक साहब। तो मैं यहां से लिख दूं क्या, T1 बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1, बोलो, ठीक है। अब वो 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें, है ना, 4 ऑप्शन भी दिए हुए इसमें बेटा, इनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो यहां लिख रहा हूं मैं। जैसे A दिया है ना, T स्क्वायर बराबर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ठीक है। B दिया 1 अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 स्क्वायर। C दिया है 1 अपॉन T इज इक्वल टू 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, और D दिया है T बराबर T1 प्लस T2। ऐसे कोई 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना, ये मैंने लिख दिया तेरे सामने। तो अब देख, मेरे को ये पता है T T1 T2 में वो रिलेशन बनाना है। अब T में रिलेशन नहीं, रिलेशन K में बनेगा। अगर ये दोनों स्प्रिंग एक साथ अटैच कर दी तो पैरेलल में मुझे पता है ना, तो मैं बोल दूं हमारे पास K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2 है पैरेलल के लिए, तो मैं बोल दूं दिस K इक्विवेलेंट, इधर देख, तो है ना, फोर पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2, दिस इज द K इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां से मैं बोल दूं K1 बराबर, तो मेरे को क्या है, मेरा इंटरेस्ट है K1 K2 K इक्विवेलेंट निकालने में, क्योंकि मेरा तो काम ही इसी से चलेगा, रिलेशन जो बनेगा वो इसी से बनेगा। तो T पिक्चर में लाना और K से रिलेशन बनेगा, तो T1 T2 T में रिलेशन बनाने वाला K है, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्प्रिंगों का है। तो यहां से K1, तो मैं क्या कर रहा हूं, K1 निकाल रहा हूं। मैं जब K1 बाहर निकालूंगा तभी तो यहां वैल्यू रखूंगा, और T इधर आ जाएगा तो T पिक्चर में आ जाएगा। तो यहां से K1 बराबर कितना, दिमाग लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन करना। तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर, है ना, m अपॉन T स्क्वायर, T1 स्क्वायर। तो मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दी, क्या, स्क्वायर भी कर दिया और K1 भी उधर ले गया, तो ये T1 स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर भी कर दिया और K1 भी उधर ले गया, इक्वेशन का स्क्वायर भी कर दिया और K1 उधर ले गया। ऐसे ही T2 बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K2, है ना, ये आप खुद लिख लेना। तो यहां से K2 उधर ले गया, तो K2 इक्वल टू कितना गया, वही 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2 स्क्वायर। बोलो, ये सब कचरा है ये वाला कि पाई की स्क्वायर, ये तो सब कट जाएगा। अच्छा, फिर T इक्विवेलेंट, है ना, बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में K1 प्लस K2, दिस एम्प्लाइज K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T इक्विवेलेंट। अरे बोलो, T इफेक्टिव, चलो ठीक है, ये T लिख दिया मैंने, है ना, ये T लिख दिया है ना, T लिख देते इसको। आ जाओ, अब देखो इक्वेशन 1 2 3, ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 अपने पास K इक्विवेलेंट आ गया ना, या चल K इक्विवेलेंट ही लिखिया, ये K इक्विवेलेंट ही लिखना, K इक्विवेलेंट, ठीक है, ये K इक्विवेलेंट, है ना। तो है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3, है ना, K, put the value of K1 K2 and K equivalent in equation 4, है ना। K1 K2 K3 की वैल्यू इसमें इक्वेशन 4 में रख दो, ठीक है, क्योंकि K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 होता है। तो यहां से मैं लिख दूं 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2 स्क्वायर। दीज आर द वैल्यूज, ये एक सब गए। तो यहां से 1 अपॉन T स्क्वायर, 1 अपॉन T स्क्वायर बराबर 1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
T2 स्क्वायर, ये 1/T1 स्क्वायर प्लस 1/T2 स्क्वायर, ये आंसर आएगा। क्लियर है क्या? तो मेरे को ये पता था, मेरे को टी में रिलेशन बनाना, तो मैंने के रिलेशन से के गायब करके टी में रिलेशन लिया था। आंसर इस भी। सर ये तो पहला पार्ट हुआ, बिल्कुल यस, फर्स्ट पार्ट हुआ पैरेलल वाला, है ना। अब आ जाओ सीरीज वाला, है ना, यही ऑप्शन है। ए सीरीज वाले की भी ऑप्शन तो यही है, आ जाओ सीरीज वाला। तो सेकेंड पार्ट इसका फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज, तो ये देख वही M K1 T1, ठीक है, वही M K2 T2, फिर ये सीरीज में, है ना, ये K1 K2, ये T डैश। तब देखो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो मैं बोल दूं वही सारी रामायण, देख मैं वहां तक तो लिख रहा हूं, K1 बराबर, ये तो आ गया था ना 4 स्क्वायर M/T1 स्क्वायर। K2 कितना आ गया था 4 स्क्वायर बेटा, 4 स्क्वायर M/T2 स्क्वायर, ये वहां से लिख रहा हूं, ठीक है। K इक्विवेलेंट या K इक्विवेलेंट 4 स्क्वायर M/K इक्विवेलेंट, सॉरी T इक्विवेलेंट, T का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 2 3 इस बार ये बन जाएगी, है ना, है ना। एंड फोर सीरीज बोलो क्या आता है, फोर सीरीज बोल दो 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस 1/K2, ये इक्वेशन 4। पुट द वैल्यू ऑफ K1 K2 एंड K इक्विवेलेंट in equation 4 from 1 2 and 3, from equation 1 2 and 3, 1 2 और 3 से 4 में वैल्यू रखो तो आ जाओ, कितने आ जाएगी, तो बोल दो ये कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर M/K इक्विवेलेंट, सॉरी T स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर M/T1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर M/T2 स्क्वायर। ये तो यहां से 4 पाई स्क्वायर M गया क्या, तो यहां से आ जाएगा T स्क्वायर बराबर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये T स्क्वायर बराबर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये देखो ये आंसर आ जाएगा इस बार। ये तो रटना नहीं है, अपने को समझ होनी चाहिए क्या कि अपने को के इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज करना सीरीज और पैरेलल के लिए। मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ गई क्या बच्चा? सर ये तो सारी बातें समझ में आ गई। तो ये अपना स्प्रिंग पेंडुलम की 100% बातें मैंने कवर कर दी, ठीक है, अपना कुछ भी बात छूटी नहीं है, ठीक है। अब आप ट्राई करें क्वेश्चन। हाँ बेटा, अपन ने सिंपल पेंडुलम की बात कर ली, अब अपन बात कर रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम की। किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड पेंडुलम। देखो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, जैसे कोई भी ज्योमेट्री है ना, कोई भी, मैंने एक ज्योमेट्री बना दी, कुछ भी, है ना, अननोन ज्योमेट्री, कुछ भी, ठीक है। हाँ बस इसका सेंटर मास हमें पता होना चाहिए, ये ठीक है। ऐसी ज्योमेट्री लो जिसका सेंटर मास पता हो, ठीक साहब। माना इसका सेंटर मास यहाँ कहीं है, ये यहाँ, ठीक है। ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस। दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और इसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? ये एल, जो मैं एल बोल रहा हूँ ना वो इसको बोलूंगा बेटा, ये दिस ठीक है। ये सेंटर मास है, ये सेंटर मास, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एंड दिस इज एल एस, है ना, इसको मैं बोल रहा हूं लेंथ, है ना। ये अब देखो बेटा, ये वर्टिकल से एंगल थीटा है, क्या है ये? इस ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर दिया मैंने, दिस इज थीटा। ये कलर चेंज करा, दिस इज थीटा, है ना, थोड़ा सा डार्क कर ले इसको, पेन को, थीटा एंगल, ठीक है। ये लेंथ एल, ये ठीक है, इसको बोल दिया मैंने एल एस। ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखो ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो mg फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा? यहाँ एक फोर्स लग रहा है mg, क्या लग रहा है? mg, ये mg, दिस है mg फोर्स, ठीक है।
अच्छा, अब ये mg कितना एंगल बनाएगा इससे? थीटा। अगर वो एंगल थीटा तो मैं बोल दूं ये भी थीटा होगा। अगर इस लाइन से वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा है, दिस वर्टिकल लाइन, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब इस mg का, ये mg, अब इस mg का टॉर्क होगा, देखो एंगुलर SHM होगा, ये टॉर्क होगा जो इसको यू घुमाएगा। ये रोटेशन की डायरेक्शन है, टॉर्क इनवर्ड, देखो ना, ये R क्रॉस F, ये R कैप और ये फोर्स F। तो R क्रॉस F करूंगा तो इनवर्ड आएगा, तो टॉर्क इनवर्ड का मतलब क्या हो गया? ये यूं घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो R क्रॉस F से इनवर्ट टॉर्क आया। इनवर्ट टॉर्क का मतलब अगर मैं इनवर्ट की तरफ अंगूठा रखूं तो घूमने की डायरेक्शन ही आ गई, तो ये यूं घूमेगा, तो ये यूं घूम के आएगा। क्लियर है क्या? ये अब देखो, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? टॉर्क बराबर, यहां पे देखो, येलो ये लो, व्हाइट लो, टॉर्क बराबर, टॉर्क होता है R क्रॉस F, बोल बेटा, टॉर्क बराबर R क्रॉस F। और R कितना हो गया बेटा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि mg सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट मानते ना, तभी तो। हाँ, तो यहां से आ जाओ। तो अब मैंने सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करा तो बॉडी रोटेट करेगी, तो RF, तो R हो जाएगा L, F हो जाएगा mg, और दोनों के बीच में एंगल sin थीटा, तो ये है, और घूमने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो टॉर्क की वैल्यू ही आ गई। अपन को वैल्यू में इंटरेस्ट है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटरेस्ट है, भाड़ में गई डायरेक्शन। तो mg R हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ये LS और sin थीटा, है ना, और घूमने की डायरेक्शन हो जाएगी यू। ठीक सर, अभी आ गया। अब टॉर्क बराबर I अल्फा, तो यहां से कर दिया मैंने I किसके अबाउट? इसके अबाउट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के। तो I अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बेटा यहां ध्यान दो रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस, है ना, इंटू अल्फा बराबर LS mg sin थीटा। सर मजा आ गया। तो ये अल्फा कितना आ जाएगा बेटा? mg LS अपॉन IS, है ना, I अबाउट S sin थीटा। सर ये तो SHM हाँ नहीं हुआ प्रूव अभी तक। देखो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, याद है एंगुलर SHM में अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा आना चाहिए। तो बोल दो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये भी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो, तो बोल दो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहां से कितना जाएगा बोलो? अल्फा इज इक्वल टू mg LS अपॉन IS थीटा, ये। और मैं बोल दूं अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर माइनस? आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है एंटी क्लॉकवाइज और एंगुलर एक्सेलरेशन आया है क्लॉकवाइज, देख ले तू। तेने मीन पोजीशन से उधर डिस्प्लेस करा और एक्सेलरेशन उल्टा आया, तो सर ठीक है, समझ में आ गया। तो बोल दो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, हैंस मोशन इज SHM, हैंस मोशन इज SHM। यही तो प्रूव करना था, मोशन इज SHM। ठीक है, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो कितना आ जाएगा बोलो? ओमेगा स्क्वायर बराबर mg LS अपॉन IS, ये। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा बोलो? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट mg LS अपॉन IS। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बोलो? तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट, है ना, ये 2 पाई बाई टी लिख दिया। ये ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, t बराबर 2 पाई अंडर रूट IS अपॉन mg LS, ये। दिस इज द टाइम पीरियड, ये। क्लियर है? ये होगा SHM का टाइम पीरियड। तो कंपाउंड पेंडुलम के SHM का टाइम पीरियड इज गिवन बाय दिस, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अब सुनना, मैं आपको हमेशा राय दूंगा आप इसी से क्वेश्चन करें, है ना, इसी फॉर्मूले से। मतलब सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लगा के टॉर्क लगा के और आप प्रोपोर्शनल प्रूव करके SHM प्रूव कर दें। ठीक है, और इससे क्वेश्चन करें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखे। लेकिन किताब में एक फॉर्मूला और लिखा होता है, कई बार ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में वो आ जाता है कि कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो मैं इसलिए वो फॉर्मूला ही बताना चाहता हूं। क्या मैं लिख दूं? IS इज इक्वल टू, इधर देख, इस S पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मैं बोल दूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं लिख दूं क्या? ये I अबाउट S बराबर I सेंटर ऑफ मास, I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, वे d सेपरेशन बिटवीन दिस। तो यहां से बोल दूं क्या? ये कितना आ जाएगा? IS बराबर
तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो जाएगा एम के स्क्वायर, वेयर के, अब देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग आएगा, रिंग है तो अलग आएगा, डिस्क है तो अलग आएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोड है तो अलग आएगा, तो मैं बोल दूं एम के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगी, और इनटू एम, ये डी क्या हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, और वो एलएस बोला है मैंने पहले ही, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच के सेपरेशन को एलएस बोला इस पूरे क्वेश्चन में हमने। हाँ तो यहाँ पे एलएस लिख रहा हूं, समझ जाना, ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये इसको रखो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1 रखो, तो ये आई एस बराबर कितना, सॉरी टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, बोलो एम के स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर अपॉन, बोलो अपॉन एम जी एल एस, एम जी एल एस। अब यहां से देखो क्या आ रहा है, यहां से बोल दूं, यहां से के स्क्वायर बाई एल एस प्लस एल एस, सॉरी 2 पाई, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाई एल एस प्लस एल एस, ये देखो है ना, एक एल एस कॉमन लिया अपॉन एम, और एल एम एल एस कॉमन लिया, एम से एम कट गया, एल एस से एक एल एस कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे जी अपॉन जी दिस, ये फॉर्मूला भी कई किताबों में लिखा होता है, हालांकि मैं आपको राय नहीं देता हूं ये रटो, क्योंकि इसमें रटने की बातें ज्यादा आ गई, कि एक तो के रेडियस ऑफ गायरेशन पता होनी चाहिए, और वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यहाँ देखो अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखने की, इसमें बहुत ज्यादा बातें ध्यान रखने की है ना, यहाँ लिखो वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखना, एक तो ये ध्यान रखना, और एल एस इज सेपरेशन बिटवीन, एल एस इज सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का सेपरेशन है एल एस, ठीक है, तो एक हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन और एक हो गया एल एस। क्लियर है क्या बेटा, ये ठीक है, ये तो आई एस अपॉन एम जी एल एस, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, समझते हैं बेटा क्या है, तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, ये जो फॉर्मूला है उस पे, है ना, इफ सॉरी फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ SHM of ring is shown. ये एक रिंग ऐसे लटकी हुई है ना, ये शोन का मतलब आप रिंग कैसे लटकी हुई है बता रखा है, तो बोल दो ये आर रेडियस हो गई और ये एम मास हो गई, तो एम मास आर रेडियस की एक रिंग हो गई, ठीक है। ये अब आपने को पता है रिंग का सेंटर मास इसके सेंटर पे होता है, तो मेरे को पता है सेंटर ऑफ मास यही है, ठीक है। अब इसको मैं जब डिस्प्लेस करूंगा थोड़ा सा, इधर देख रहे बायोलॉजी, मच्छर है, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करा तो मैं बोल दूं ये सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, अरे पहले यहां था अब यहां आ गया ना, ये तो बोल दूं ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया वर्टिकल से, अरे बोलो, तो बोल दूं ये mg लगेगा और ये वापिस यूं घूमेगी, ठीक है। चलो छोड़ो, तो यहां पे सॉल्यूशन देख, अब देख मैंने तेरे को जो राय दी थी वो थी कि हम फॉर्मूला ये याद रखेंगे, T बराबर 2 पाई अंडर रूट IS अपॉन MGLS, ये अब IS कितना हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेंटर के अबाउट होता है mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये तो ये आ जाएगा 2 mr स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 2 mr स्क्वायर, ये IS, ठीक है, यहां रखो। और LS कितना आ जाएगा, LS बराबर R, सर LS होता क्या, अब समझना, ये दोनों बातें पता है तभी तो इसके अबाउट मोमेंट, तो IS से तो साफ पता पड़ रहा है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसमें ऐसी कोई रटने जैसी बात नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना आता है, और LS बस पता होना चाहिए तेरे को सेंटर ऑफ मास, तो एक चीज तो ध्यान रख लूंगा मैं, ये रखो पुट इन अबाउट, तो ये आ जाएगा 2 mr स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट, तो ये रखो, ये दोनों वैल्यूज में रखो, और जैसे रखी तो T कितना आ जाएगा बोलो, 2 पाई अंडर रूट IS की वैल्यू बोलो, IS की वैल्यू 2 mr स्क्वायर अपॉन
मोमेंट इसमें एल एम जी आर, तो एक आर गया एक एम गया, तो मैं बोल दूं यहां से आ जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिंग। इस रिंग का टाइम पीरियड हो गया। यहां डिस्क होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता, यहां था mr²/2, यहां सेंटर मास के पार्ट प्लस mr², तो आ जाता 3/2 mr²। तो बस मोमेंट ऑफ IS बदलते जाते। ठीक है, एक रोड का भी करके देख लेते, आ जाओ, है ना। अगला एग्जाम्पल देख, एक क्वेश्चन और कर लेते, चल आजा तेरी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल। अच्छा, इसको उस तरीके से भी करते, चल इसका मेथड 2 वो भी समझते हैं। उस फॉर्मूले में कितनी चीजें याद रखनी, आजा ये 2r/g आया, आजा मेथड 2 करते इसका, है ना। मेथड 2 है ना, मेथड 2। तो बोल दो टाइम पीरियड बराबर एक और फॉर्मूला था अपने पास, 2 पाई अंडर रूट k² प्लस LS अपॉन बोलो g। ये याद है ये फॉर्मूला। अब इसमें देख कितनी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। k है ना इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मैं बोल दूं अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। I बराबर कितना होता बोलो, I सेंटर ऑफ मास, रिंग का बोलो mr², तो इसको m² के बराबर कर दो, तो मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो निकालनी थी, तो बोल दूं k बराबर r आ गया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट k बराबर r आ गई। अब आ गया, अच्छा LS बोलो, LS बराबर क्या होता है, LS पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, तो ये आ गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये सेंटर ऑफ मास, इसके बीच की दूरी LS आ जाएगी। तो LS बराबर r आ गया क्या, तो यहाँ रखो, तो LS बराबर r रखो, LS बराबर r। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन, तो दो चीजें याद रखनी है, एक k इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास और L इज सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास। तो ये रखो इसमें, तो कितना आ जाएगा टी, तो आ जाओ टी बराबर आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट k बोलो, k की वैल्यू r² अपॉन L r प्लस r अपॉन g। तो यहां से कट के कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट 2r/g। दिस इज द टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 2r/g, 2 पाई अंडर रूट 2r/g। क्लियर है क्या, ये सर समझ में आ गई। तो दिस इज द क्लियर है ये। सर एक और करवा दो, एक और कर लो, ले आजा ये देते, ये डायग्राम बना लेते हैं ना, इसका टाइम पीरियड निकालना है। यूनिफॉर्म रोड नहीं बन रही है, ये बनी, ये बनी, एम मास की एल लेंथ की ये रोड है, ठीक है, ये इधर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड बताना टी, टाइम पीरियड ऑफ रोड ऑफ SHM ऑफ रोड, इस रोड के SHM का टाइम पीरियड बताना। चलो आ जाओ भैया, इसको थोड़ी सी डिस्प्लेस करी, अरे बोल, ये थोड़ी सी, तो क्या मैं बोल दूं इस बार, ये देखो सेंटर मास, ये सेंटर मास, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन S, तो बोल दो दिस इज द डिस्टेंस L बराबर LS बराबर L/2, क्या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर मास के बीच का सेपरेशन। बस अब पहला फॉर्मूला मेथड 1 में तो मेरे को बस यही तो चीज चाहिए थी। आजा सॉल्यूशन बोल, T बराबर 2 पाई अंडर रूट IS अपॉन MGL S बोलो, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई IS बोल, कितना हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो मैं बोल दूं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट बोलो कितना होता है ml, एक एंड के अबाउट ml²/3, थोड़ा ज्यादा, ये सेंटर के अबाउट ml²/12 होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं थोड़ी पढ़ूंगा, रोटेशन में पढ़ाऊंगा तुमने। mg L की वैल्यू L/2, तो ये ml गया, तो यहां से 2 ऊपर गया तो 2L/3g आ गया, 2 पाई अंडर रूट 2L/3g। दिस इज द आंसर। ये T बराबर ये आ गया टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 2L/3g। क्लियर है क्या सर? मेथड 2 से भी तो बताओ, ये ले मेथड 2 से भी देख लेता है कि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ये मेथड 1, दिस इज द मेथड 2। मेथड 2 में याद है कौन सा फॉर्मूला था? T बराबर 2 पाई अंडर रूट
के स्क्वायर अपॉन एल एस प्लस एल एस अपॉन जी। बोलो अब के कितना है, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो पहले सेंटर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो होता है बेटा एम एल स्क्वायर बाई 12। तो यहां से एम के स्क्वायर करा, क्योंकि ये के यही तो होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। अब सीधा के की वैल्यू के स्क्वायर की वैल्यू रख दो, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बटा 12, ये सीधा यहां रखूंगा, है ना। ये एक तो ये, और एल एस बराबर कितना है, एल एस बराबर एल बाई 2। ये दोनों वैल्यू रखो उठा के यहां रखो इसमें, तो कितना आ जाएगा, टी बराबर, यही कर रहा हूं बेटा, चल अगले पेज पे। टी बराबर बोल कितना आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के की वैल्यू एल स्क्वायर बटा 12 अपॉन एल बाई 2 प्लस एल बाई 2, एल एस की वैल्यू एल बाई 2 अपॉन जी। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, टी बराबर ये देखो एल से एल किया 2 से, तो एल बाई 6, तो यह आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई 6 प्लस एल बाई 2 अपॉन जी। तो आ जाएगा कितना, 3 + 1 4, 4 बाई 6 2 बाई 3, तो ये 2 पाई अंडर रूट 2 एल बाई 3 जी। अरे करके देख ले बच्चा, करके देख ले। सर समझ में आ गई। तो दो क्वेश्चनों में मैंने दोनों बार दोनों मेथड से करे, तो तेरे को ये समझ में आ गया होगा के स्क्वायर, के कैसे निकालते हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे एम के स्क्वायर करके के रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं, और एल एस होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर मास के बीच का सेपरेशन। सर समझ में आ गया। तो कंपाउंड पेंडुलम मेरे हिसाब से तेरी खोपड़ी में लगातार बैठ गया होगा, ठीक है। अब देखो मोशन ऑफ बॉल इन टनल, मोशन ऑफ बॉल इन टनल थ्रू अर्थ, मोशन ऑफ बॉल इन टनल थ्रू अर्थ, इन टनल थ्रू अर्थ, ठीक है। मोशन ऑफ बॉल इन टनल थ्रू अर्थ से एक टनल बनाएंगे, उसके अंदर मोशन बॉल का, ठीक है। ये देखो अब अपन क्या करते हैं बेटा, दो डायग्राम बना रहा हूं, इनफैक्ट 3 बातें बताऊंगा, ठीक है। एक सिंपल केस जिसमें डायमेट्रिकली अपोजिट टनल है ना, ये थोड़ा सा आसान, ये एक ये कोड के लॉन्ग, ठीक है, ये है जिसमें अर्थ की सेंटर ये रहा, इसमें अर्थ का सेंटर यहाँ सेंटर पे, ये ठीक है। ये दो बनाई, ठीक है। ये अब सुनना, अब जैसे क्या होता है बेटा कि मैंने एक बॉल को यहां रख के छोड़ दिया, इसके अंदर बॉल यहां रख के छोड़ दी मैंने, ये बॉल, ये m मास की बॉल है और सेंटर से x डिस्टेंस पे रख के छोड़ दी। ये अपनी किस्मत अच्छी है कि इसकी जब डायमेट्रिकली अपोजिट टनल, उसको भूल जा भी बनाई, तो सेंटर पे ही मीन पोजीशन है, अर्थ के सेंटर पे ही मीन, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 होती है। तो बोल दू एफ नेट 0, एफ नेट बराबर 0 या एफ बराबर 0, एफ बराबर 0 एट ओ, सेंटर पे 0 होता है, मीन्स ओ इज मीन पोजीशन। ये स्केलर क्वांटिटी लिखना रे, मीन्स ओ इज मीन पोजीशन, समझना, मीन पोजीशन। तो सबसे पहले तो मीन पोजीशन डिफाइन करनी होती है, तो ओ इज मीन पोजीशन, यस क्लियर है क्या। तो ओ मीन पोजीशन है, सर समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने मीन पोजीशन पता कर लिया। अब देखो फोर्थ जो लगेगा, तो मैं बोल दूं अब फोर्थ लगेगा इनवर्ट, ये देखो ये कितना mg, ये f बराबर mg, ठीक है। g क्या होगा यहाँ पे ग्रेविटी, तो इस p पॉइंट पर ग्रेविटी, तो बोल दो ग्रेविटी g इनसाइड अर्थ, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, तो याद है g बराबर बोलो gm अपॉन r क्यूब इंटू स्मॉल r, ये फॉर्मूला होता है। ए बायोलॉजी gm अपॉन r क्यूब इंटू स्मॉल r, सर हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा था सर g बराबर ग्रेविटी में हमें तो ये पढ़ाया गया था y माइनस डी बाई आर। हाँ एक ही बात है, अरे एक ही बात है, इसको gm अपॉन, इसमें r कॉमन ले ले, एलसीएम ले ले, तो r माइनस डी है, और यहाँ पे gm अपॉन r स्क्वायर, ये r उसके साथ मिलके r क्यूब, तो ये आ गया r माइनस डी, r हो गई रेडियस और d हो गया डेप्थ, ये r ये d, तो ये x ही तो होगा। समझ गए क्या। अच्छा अब ये r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, तो इसको x लिख दूं, हमने x मानी ना, सेंटर से डिस्टेंस ये x, ये सेंटर से डिस्टेंस x, ये तो ये gm, ये आ गया फोर्स। अब देखो, अब मैं बोल दूं कि
अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो जी ए टुवर्ड सेंटर और माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, एक्स से आगे की तरफ, और ये है टुवर्ड सेंटर जी। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। तो अब देखो कंपेयर इट विथ, अब ये एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन ही तो है। कंपेयर विथ, अरे बेटा वो एक्सेलरेशन ही तो है, अरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही तो है, ये ए, अरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही तो है ये। तो बोल दो कंपेयर विथ ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना ये। तो मैं बोल दो मोशन इज एस एच एम, पहले तो यस ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यस मोशन इज एस एच एम, मोशन इज एस एच एम। अरे वो माइनस एक्स तो समझ ही गए ना, डायरेक्शन तो अलग है। तो यहां से कंपेयर विद दिस, तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूड जी एम अपॉन आर क्यूब, यहां से टी कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूड, बोलो आर क्यूब अपॉन जी एम, ये आर क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, ये आ गया टाइम पीरियड। क्लियर है? इसको मैं और तमीज से थोड़ा दिखाना चाहूं तेरे को, तो टी बराबर 2 पाई, याद है सरफेस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस का जी होता है। इसमें से एक आर अलग कर रहा हूं और आर स्क्वायर नीचे भेज रहा हूं, तो ये आर अलग कर लिया और ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर नीचे भेज दिया। ये क्या होता है, सरफेस पे जी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो यहां से लिख दो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, और ये वैल्यू आपको पता ही है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। दिस इज यहाँ 6400 किलोमीटर, इसको 9.8, इसको मीटर में कन्वर्ट करके सोल्व करना, तो ये टी आता है कितना 84.6 मिनट, 84.6 मिनट अभी बताया था ये, और ये रिजल्ट याद ही होना चाहिए। तो ये लगभग 1.5 आवर, लगभग 1.5 घंटा है ये समझ गया, 1.5 आवर, समझ गए क्या? दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो टनल के अंदर जो पार्टिकल का एसएचएम होता है उसका टाइम पीरियड ये है। ठीक है, अब यहां जा, अगर यहां पार्टिकल छोड़ू तो ये इस बार सेंटर इधर फोर्स लगेगा और ये डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो मैं बोल दूं अच्छा फोर्स भले इधर लगे, लेकिन ये भी मीन पोजीशन है। इस लाइन पर देखो यहां पे पार्टिकल होगा तो फोर्स क्यों लगेगा, इसके अलोंग फोर्स 0 है ना, रीस्टोरिंग फोर्स 0 है। तो मैं बोल दूं दिस ओ डैश इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन है ना, ऑफ दिस एसएचएम, ऑफ दिस एसएचएम, है ना। इसके अलोंग तो ये, क्योंकि है ना रीस्टोरिंग फोर्स इज 0, ध्यान है ना, फोर्स नहीं रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स 0 होगा, फोर्स 0, फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स इज 0। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स 0 होगा। क्लियर है? तो रीस्टोरिंग फोर्स 0 होगा, जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा। ठीक है, ये अब ये डिस्टेंस x है ना, मेरे को एसएचएम में इसके प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेते बेटा ये, लेकिन मेरा जो फोर्स है उसमें ये डिस्टेंस r ये होगी, कोई बात नहीं, इस एंगल को थीटा मान लो। ए बेटा ये बड़ा काम आएगा, क्योंकि देख बेटा फोर्स में अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, और ये जो r है ना ये अर्थ के अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, और ये जो सेपरेशन होता है ये मीन पोजीशन से, एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीन पोजीशन से होता है। और एसएचएम प्रूव करने में ये a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स जो प्रूव करते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये जो r होता है ये सेंटर से डिस्टेंस होती है अर्थ के। समझ गए? चलो आ जाओ। तो डायमेट्रिकली अपोजिट टनल में तो एसएचएम होता ही होता है, अब इसका भी प्रूव कर रहा हूं मैं। तो यहां पे देखो ये डायग्राम 2, ये डायग्राम 1। ठीक है, चलो ये भी डायग्राम यहीं बना देता हूं, मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, यहां से हटा रहा हूं, क्योंकि फिर बार बार यहां कौन आएगा, मेरे को वहां एंड टू एंड डायग्राम चाहिएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो, अब कोड के अलोंग टनल बनाई अपन ने, डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं बनाई, कोड के अलोंग बनाई। ठीक है बेटा, ये ये ठीक है, यहां टनल बनाई। ये है ना, ये ओ डैश, ठीक है, एम मास की बॉल है। ठीक है, अब देखो ये इधर फोर्स लगाएगा एम जी, है ना, ये फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर, अभी बताया ना मैंने,
और ये डिस्प्लेसमेंट होता मीन पोजीशन से। दिस इज द मीन पोजीशन, है ना, ये मीन पोजीशन है। क्या ये मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ऑफ दिस SHM, ऑफ SHM along chord, ठीक है, बिकॉज रीस्टोरिंग फोर्स, F रीस्टोरिंग 0, रीस्टोरिंग फोर्स 0 यहां, रीस्टोरिंग फोर्स एट O डैश बराबर 0, ठीक है, O डैश पर रीस्टोरिंग फोर्स 0 है। तो हम बोल दो ये जो फोर्स लग रहा है इधर, ये फोर्स, ये फोर्स, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल थीटा ले रहा हूं मैं, थीटा, ठीक है। तो अब इधर देखना बेटा, इस पार्टिकल पे ये जो फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है बेटा Fs cos थीटा, जो इसको वापस लाएगा और ये इसको एक्सेलरेट कराएगा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट लग रहा है। सर ये क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि मेरा जो फोर्स है वो तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये जो फोर्स होता है, और ये इसकी मीन पोजीशन O डैश, ठीक है, और ये वो x है, ठीक है, ये इस लाइन के लॉन्ग SHM कर रहा है। आ जाओ, तो मैं बोल दूं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो यहां से लिख दूं मैं Fs cos थीटा बराबर m है, और Fs कितना होगा, तो Gm अपॉन R क्यूब इंटू R, ये R सेंटर से डिस्टेंस अर्थ के है ना, इंटू cos थीटा बराबर m है। तो यहां से बोलो a कितना आ जाएगा, इधर देख बेटा a कितना आ जाएगा, तो यहां से a बराबर Gm अपॉन R क्यूब, Gm अपॉन R क्यूब cos थीटा, Gm अपॉन R क्यूब cos थीटा इंटू R, Gm अपॉन M R क्यूब इंटू cos थीटा। कर क्या रहा हूं यार मैं, ये गलती करी ना मैंने, ये देख ये G लिखा, इधर तो मैंने सिर्फ G लिखा, अरे मिस्टेक कर दी रे यार, एक तो ध्यान पता नहीं कहाँ, इधर देख ये क्या करा आपने सर, ये Fs को यहाँ पे mg होगा ना रे, ये mg, ये तो g है ना, स्मॉल g है ना, ये तो ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ mg, तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये तो यहाँ से m से m गया, तो अब बोलो a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर Gm अपॉन R क्यूब cos थीटा इंटू R, ये R वो x नहीं है जो तुम समझ रहे हो, R ये तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। मेरे को SHM प्रूव करना, तो मीन पोजीशन से ये जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग लाइन ऑफ SHM वो चाहिए। तो मैं बोल दूं पहले cos थीटा की वैल्यू रखो फ्रॉम ट्राइंगल, ये यहां आ जाओ, इस ट्राइंगल से cos थीटा बोल कितना होगा, इस ट्राइंगल को देखो बेटा cos थीटा, तो बोल दूं cos थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन R, तो मैं यहां से बोल दूं cos थीटा बराबर, है ना, तो फ्रॉम ट्राइंगल cos थीटा बराबर x बाई R। अब आएगा ऐसे रखो यहाँ, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू Gm अपॉन R क्यूब। अब जैसे यहाँ पे x बाई R लिखा, आ गया पुराना वाला पूरा एक्सप्रेशन, इंटू R से R गया, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो डिस्प्लेसमेंट आ गया और फोर्स पीछे लग रहा तो माइनस आएगा, Gm अपॉन R क्यूब इंटू x, ये आ गया, a इज प्रोपोर्शनल टू x, hence motion is SHM, hence motion is SHM। अरे मोशन SHM प्रूव हो गया क्या, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो, कितना आ जाएगा बोलो, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर Gm अपॉन R क्यूब, ओमेगा बराबर अंडर रूट Gm अपॉन R क्यूब, तो यहां से t बराबर 2 पाई अंडर रूट R क्यूब अपॉन Gm, 2 पाई अंडर रूट R क्यूब अपॉन Gm, ठीक है ये, और यहां से t बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट R बाई G, वही आ गया क्या, डिट्टो वही। तो क्या मैं बोल दूं टनल चाहे डायमेट्रिकली अपोजिट हो चाहे कोड के लॉन्ग, दोनों में टाइम पीरियड ये का यही आएगा, टाइम पीरियड वही आएगा और SHM होगा, तो दोनों मोशन, टनल चाहे कैसी भी बनाओ, डायमेट्रिकली अपोजिट बनाओ चाहे कोड के लॉन्ग बनाओ, मोशन विल बी SHM एंड टाइम पीरियड वुड बी 84.6 मिनट, और दिस इज लगभग 1.5 घंटा। सब समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक बात और करेंगे हम, क्या, बॉल को मैं टनल के अंदर नहीं छोड़ू, इसमें ध्यान रखना, दोनों केस में टनल चाहे कैसी भी हो, बॉल को टनल के अंदर छोड़ा। अब आ जाओ थर्ड केस, है ना, बॉल को टनल तो बना दी मैंने और बॉल को टनल के बाहर छोड़ा, डायमेट्रिकली अपोजिट टनल के, उसमें बाहर छोड़ोगे जब तो वो
गिरेगी उधर, ये इसमें मैंने क्या करा, क्या है रे, ये बॉल को बाहर छोड़ा, ये मास की, ये हो, ठीक है, ये एच हाइट पे। अब देखो मोशन एसएचएम नहीं होगा, नो डाउट फोर्स तो अंदर ही लगेगा, लेकिन बाहर फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अंदर आर के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं बोल दूं ये पूरा एसएचएम नहीं है, यहां से यहां तक तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट एसएचएम। तो बोल दूं ये एक्सेलरेट होगी, यहां से यहां तक जितनी तेज होगी उतनी यहां के धीरे होगी, और वापस ऐसे चलता रहेगा बस। तो बोल दूं मोशन इज ऑसिलेशन, मोशन इज ऑसिलेशन, है ना, टू एंड फ्रो है ऑसिलेशन, बट नॉट एसएचएम, बट नॉट एसएचएम। क्योंकि बाहर फोर्स, बाहर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। कम डिस्टेंस पे कांस्टेंट ले लेते हैं अपन, अगर ये कम दूरी पे छोड़ी तो भी फोर्स कांस्टेंट रहेगा ना, बाहर एक्स के प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा। तो मैं बोल दूं ये बात क्लियर है क्या, ये तो ध्यान रखना। आपने अगर टनल के अंदर बॉल कहीं भी छोड़ी, इधर देखना, आपने टनल के अंदर बॉल चाहे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ी है, चाहे ज्यादा, यहां जा, चाहे तेने टनल के अंदर बॉल मेरे को 1 mm 2 mm डिस्प्लेस करके छोड़ी, चाहे यहां पे लाके छोड़ी, टनल के अंदर जब मोशन करेगा तो 1.5 घंटे में राउंड होगा। देखो दिस टाइम पीरियड डजंट डिपेंड अपॉन एक्स, ये देख जो टाइम पीरियड आया इसमें कहीं एक्स नहीं आया, देख ले इस टाइम पीरियड में कहीं एक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है। मैं बोल दूं दिस इज कांस्टेंट, डजंट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, कांस्टेंट। तो ये टाइम पीरियड 84.6, 1.5 घंटे में राउंड होगा। तेरी इच्छा हो जहां ले जाके बॉल को छोड़, टाइम विल बी 1.5 घंटा, 1.5 आवर में राउंड होगा। सर समझ में आ गया? तो ये हो गया बेटा टनल के अंदर बॉल का मोशन। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, लिक्विड के अंदर एसएचएम, ठीक है।